महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव दोनों ही जगह फिजा चुनावी है। इलेक्शन को लेकर दोनों ही जगहों पर सभी पार्टियां और गठबंधन प्लान कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर स्ट्रेटेजी बन रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन अभी की खबर क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी-एसपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बारामती सीट से अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बारामती में फैमिली फाइट होगी। बारामती सीट एक बार फिर से दरअसल परिवार के रण का केंद्र बनने जा रही है। कैसे समझिए, पहली लिस्ट में 45 नाम शामिल हैं शरद गुट की तरफ से। बारामती में फैमिली फाइट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अजित पवार अपने गुट से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ उनके भतीजे को एनसीपी-एसपी ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। वहीं जयंत पाटिल को इस्लामपुर, अनिल देशमुख को खटोल से टिकट मिला है। जितेंद्र आव्हाड को मुमरा कलवा और रोहित पवार करजत जामखेड़ से वो चुनाव लड़ेंगे। टिकटों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। लगातार लिस्ट दिन ब दिन सामने आ रही है और हर दल की तरफ से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में शामिल क्षत्रप कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें देते नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जहां पर भी आप देखेंगे दोनों ही जगहों पर तो ऑल इज नॉट वेल वाला जिक्र हो रहा है। ऐसा क्यों? पहले आपको सबसे पहले महाराष्ट्र को लेकर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, देश में इंडिया है, महाराष्ट्र में वो एमवीए। एमवीए का समीकरण आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर ताल ठोकेगी। चुनाव का ऐलान, उसके बाद एमवीए में लगातार बैठकें हुई, सीटों के बंटवारे पर पेश फंसा रहा। कई फॉर्मूले बने, कई फॉर्मूले ध्वस्त हुए। विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एक हफ्ते तक कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी हुई। फिलहाल 85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। 85 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 85 सीट पर उद्धव ठाकरे का गुट लड़ेगा और 85 सीट पर ही शरद चंद्र पवार का गुट भी लड़ेगा। ये जानकारी सामने आई। ये तीनों 85 आप मिलाएंगे हो जाएगा 255। टोटल सीटें हैं 288। 288 में से 255 आप घटा देंगे तो बचती हैं दरअसल 23 सीटें। इन 23 सीटों का भी फॉर्मूला तैयार किया गया है। इनमें जो 18 सीटें हैं वो छोटे दलों को दिया जाएगा और बाकी 15 सीटें जो हैं, जिनमें से 3 सीटें मुंबई की और 12 विदर्भ की हैं, उसको लेकर ये तीनों दल बैठकें करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद उस सीटों को लेकर उन 15 सीटों पर फैसला होगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव की पार्टी संजय राउत उनकी पार्टी से आमने सामने आए। लगातार बयानबाजी हुई और फिर महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एंट्री ली। एमवीए के घटक दलों ने 85-85-85 के फॉर्मूले को कबूल कर लिया है। 18 सीटों को अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को देने पर भी सहमति बन गई है, लेकिन 15 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। 15 सीटों को लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही और सवाल यही सोच रहा है, क्योंकि महज 5 से 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। 48 में से 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इंडिया अलायंस ने कुल 48 में से 30 सीटें जीती थी। एक निर्दलीय भी कांग्रेस का बागी होकर जीता था। यानी कि एक तरफा जो है इंडिया अलायंस को देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य में बढ़त मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ये गठबंधन सीटों के फॉर्मूले में फंसता हुआ दिख रहा है। 48 में से तब 13 सीटें कांग्रेस को मिली। उद्धव की पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी और लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस 13 सांसद जिता पाई है, उद्धव सिर्फ 9 जिता पाए, तो कांग्रेस बड़े भाई की रोल निभाएगी, बड़े भाई के किरदार में दिखेगी। और जब सीटों की चर्चा हो रही थी तब भी ऐसी ही चर्चा थी, ऐसी ही खबर आ रही थी कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी। उद्धव ठाकरे नंबर 2 पर रहेंगे और एनसीपी-एसपी यानी शरद चंद्र पवार का जो गुट है वो नंबर 3 पर रहेगा, कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, ऐसी उम्मीद दिख रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तीनों ही बराबर पायदान पर खड़े हैं 85-85-85 के साथ। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से एमवीए में सीट शेयरिंग होती तो कांग्रेस के हिस्से में और ज्यादा सीटें आती। आपको गणित समझाते हैं कि आखिर कैसे ये परिस्थितियां बदली और इसका एक आंकड़ा क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस उत्साहित थी। लोकल पार्टी यूनिट में ज्यादा उत्साह था। महाराष्ट्र में 105 से 110 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए प्लान बना रही थी। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच टसल की खबर आई, टसल की तस्वीरें आई, बयानबाजी हुई और कई बार मीटिंग के बाद कांग्रेस के खाते में अब 85 सीटें ही आई हैं। मतलब 85 उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी, उतने ही उम्मीदवार फिलहाल उद्धव और शरद चंद्र पवार के लिए भी तय हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है। इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद लोकसभा में जो दल सबसे बड़ा है
पूरे अक्रॉस द आप पार्टी देखेंगे, अक्रॉस द अलायंस आप देखें, बीजेपी भी उतनी सीटें जीत नहीं पाई जितनी कांग्रेस ने जीती महाराष्ट्र में, और उसके बावजूद कांग्रेस को दरअसल 100 सीटें भी नहीं मिल पाई। और अगर पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तब भी समझेंगे कि कांग्रेस पहली बार डबल डिजिट में उम्मीदवार उतारने को मजबूर है। इससे पहले 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अक्सर कंटेस्ट किया करती रही है। 2009 का आंकड़ा अगर आप देखें, 288 में से 170 सीटों पर कांग्रेस ने कांटेस्ट किया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में 288 में से 287 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, और 2019 में भी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, 147 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था। लगभग थोड़ा सा आधे से ज्यादा इस बार 85 तक कांग्रेस सिमटी हुई। 15 सीटों पर बातचीत जारी है। अगर उनमें से कुछ सीटें कांग्रेस को मिल भी जाती हैं तो भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इस बार भी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। तब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी आमने सामने थी, और इसी के बाद सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया। एक वक्त पर लगा शायद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ चुनाव न लड़े, इस तरह की भी सिचुएशन आ गई थी। हालांकि शरद पवार की एंट्री हुई और शरद पवार ने ऐसी रणनीति बनाई कि मध्यस्थ बने पवार ने अपनी पार्टी को भी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और उद्धव की पार्टी और कांग्रेस के पर कतर दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं और उस आंकड़े से परिस्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये तस्वीर देखिए, ये आंकड़ा देखिए और समझिए, ये आंकड़ा ही सारा खेल बयां कर देता है। लोकसभा चुनाव जो 4-5 महीने चुनाव हुआ था देश में, उस चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 17 में जीते 13 और विधानसभा में सिर्फ 85 सीटें मिली। शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट महाविकास अघाड़ी में सबसे खराब था, सिर्फ 9 सीट जीत पाई 21 लड़के लोकसभा में, और उद्धव गुट को उसके बाद भी 85 सीटें मिल गई। सबसे कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला शरद पवार का एनसीपी एसपी का गुट 10 सीटें लड़कर 8 जीता था। स्ट्राइक रेट बेस्ट थी शरद पवार गुट की, लेकिन कम सीटों पर कॉन्टेस्ट करने के बावजूद बराबर की सीटों पर अब शरद पवार का गुट लड़ रहा है, और यही दिखाता है कि कांग्रेस सबसे मजबूत दल होने के बावजूद विधानसभा में किस तरह से सीटों के मामले में सीमित हो गई है। यही पूरा गणित दिखा रहा है कि कांग्रेस मजबूर है क्या, सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ यूपी में कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 9 में से एक भी उम्मीदवार कांग्रेस नहीं उतार रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सीटें कम हो गई हैं कॉन्टेस्ट करने के मामले में। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के नेता बहुत उत्साहित थे, कार्यकर्ता बहुत जोश में थे, क्योंकि लोकसभा में 30 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिले थे। उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीती हैं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, कांग्रेस का वजन बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि उपचुनाव में भी, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी ऐसा ही दिख रहा है। यूपी उपचुनाव में माना जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने 4 महीने बाद ही ऐसी पटखनी दी है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। कैसे भी समझिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं उपचुनाव की। इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस ने 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। ओवरऑल पहले 10 सीट्स थी। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है फिलहाल, इस वजह से 9 तक आंकड़ा आया। और शुरुआती दौर में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस का यह भी दावा था कि बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी का जहां कब्जा था, उन सीटों पर कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर सीट दे रही थी। गाजियाबाद लड़ने पर कांग्रेस इंटरेस्टेड भी नहीं थी। मझवा को लेकर लगातार दावेदारी थी। ये दोनों ही सीटें जो गाजियाबाद की है और खैर की है, यहां कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं मान रही थी, क्योंकि खैर पर 44 साल और गाजियाबाद सीट पर 22 साल से कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से फूलपुर सीट देने की मांग की, लेकिन फूलपुर सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं बन पाई, और जब सहमति नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, बराबर की सीटों पर लड़ना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस और एसपी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पोस्ट किया। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे, महासचिव जो हैं, उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि कांग्रेस किसी सीट पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। तो कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी की थी कि वो समाजवादी पार्टी को बराबरी का दर्जा दिया गया, मगर समाजवादी पार्टी ने ऐसी चाल चली कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। मैं 4.5 महीने पहले यूपी में एसपी और कांग्रेस ने मिलकर 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीती थी। बीजेपी को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में दिया था, वो भी ऐसे राज्य में जहां लगातार बीजेपी भगवा लहरा रही थी। लेकिन उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव आया, कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार गई कहा जा रहा है, और उसके बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। यूपी में कांग्रेस उपचुनाव में भी सीटें हासिल नहीं कर पाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस दबी हुई दिखी रही। और अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत गई होती तो फिर महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों जगहों पर, दोनों राज्यों में कांग्रेस खुला खेल खेलती, बार्गेनिंग कर पाती, वजन से अपने हक की सीटें मांग पाती। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। वैसे देखिए तो न केवल महाविकास अघाड़ी बल्कि महायुति में भी ऐसा नहीं कि ऑल इज वेल है, बेस्ट सिचुएशन नहीं है। रूलिंग अलायंस महायुति में भी अभी तक सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि महायुति की तीनों पार्टियों ने अब तक 182 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवार घोषित किए थे और एनसीपी अजित पवार ने भी 38 प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। और इसको लेकर महायुति में आज एक लंबी बैठक भी रही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घर पर लगभग 2.5 घंटे तक चर्चा हुई है। आज सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के घर बैठक थी। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। करीब 3.5 घंटे, माफ कीजिए, 3.5 घंटे ये बैठक चली है। दरअसल महायुति ने 288 में से 182 उम्मीदवार अपने उतार दिए और अभी भी 106 सीटें बाकी हैं। इन्हीं सीटों को लेकर महायुति में मंथन हुआ है। ये माना जा रहा है कि घोषणा पत्र और बाकी मुद्दों को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई है।